तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि बीजेपी की 5वीं लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। अरुण गोविल मेरठ से उम्मीदवार बनाए गए। इस पर संजय आपसे ही सवाल करते हुए, क्योंकि ये बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था और जाहिर है कि इसी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश बीजेपी ने की है उनके नाम का ऐलान करने से। बिल्कुल, मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट वहाँ से कटा है। पुराने भाजपाई थे, चुनाव भी जीते थे और इस बार चेंज करके देखा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आपने देखा किस तरह से राम जो है, राम मंदिर है, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उस पर काम करती रही। और इस बार का लोकसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है शिरीन, क्योंकि राम का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब मंदिर और भी भव्य तरीके से जो पूरा परिसर है उस पर लगातार काम चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक संदेश छुपा हुआ है, एक संदेश छुपा हुआ है। आप भी शिरीन मेरठ की रहने वाली हैं, आप समझ सकती हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट है और यहाँ से अगर उन्होंने अरुण गोविल को उतारा है तो निश्चित रूप से सारे समीकरण देखे गए होंगे। और साथ ही साथ जो अरुण गोविल की छवि है उसने यहाँ पर बड़ा काम किया है। अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया है और उस वक्त घरों में टीवी नहीं होते थे शिरीन, एक एक घर में 10-10, 20-20, 25-25 लोग टीवी देखने जाते थे और रामायण सीरियल आता था रविवार को, तो वहाँ पहुँचते थे। तो वो जो छवि है अरुण गोविल की, वो आज भी लोग भगवान राम की तरह उनको देखते और पूछते हैं। हम लोगों ने कई बार ऐसे मौके देखे हैं जब अरुण गोविल सामने पड़ जाते हैं, किसी को तो पैर छूने लगता है और उनके हाथ जोड़ता है। तो ये श्रद्धा भाव है, ये अरुण गोविल की जो छवि है वो भगवान राम की झलक उसमें कहीं ना कहीं नजर आती है लोगों को। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा हुकुम का इक्का है मेरठ की सीट के लिए। तो ये सारे चीज़ों को सोच करके और तब मेरठ से उनको उतारा गया है और ये माना जा रहा है कि अरुण गोविल अन्य जो प्रत्याशी दूसरे दलों के हैं उनको मजबूत टक्कर ही नहीं देंगे, बल्कि सीट को जिता करके लाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ आप रहिएगा। मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ नीरज, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर जो संजय कह रहे हैं ये बात तो है, क्योंकि इन बड़े चेहरों को उतारकर इनके पीछे एक अच्छा खासा अच्छा, नीरज से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। नीरज, आपके पास आऊं, हमारे साथ प्रकाश जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपके पास आते हैं, क्योंकि बिहार भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। लोकसभा चुनावों में कहां से किसको उतारा जाएगा इस पर नजर सबकी रहती है। राजनीति में बिहार से हमने देखा है कि किस तरीके से वहां एक बहुत अच्छा प्रभाव, जनता पर एक खासा प्रभाव पड़ता है। तो आपको इस 5वीं लिस्ट में क्या उम्मीद इन्हीं चेहरों की थी, या लग रहा है कि इस बार कुछ स्ट्रैटेजी बदल दी है बीजेपी ने? देखिए, मैं एनालाइज कर रहा था जब आप हमारे दूसरे सहयोगी से बात कर रही थी, तो अभी जितने 33 अनाउंस हो चुके हैं जेडीयू और बीजेपी का, तो इसमें सबसे ज्यादा अभी तक देखा गया है कि अपर कास्ट जो है वो 10 सीटें बीजेपी ने दी है, जबकि 3 सीटें जेडीयू ने दी है। यानी कि 13 सीट, 33 में से 13 का अनाउंसमेंट, 33 सीटें जो अनाउंस हुआ है आज जेडीयू और बीजेपी का, उसमें से 13 सीटें अपर कास्ट के खाते में गई है और वहीं बाकी आप समझ लें कि 20 सीटें बच गई। तो 20 सीटों में अति पिछड़ा, पिछड़ा, महादलित और इसके अलावा एक मुसलमान जो जेडीयू की तरफ से किशनगंज से दिया गया है। तो आप देखेंगे तो 13 और 20 इसका एक अनुपात बनता है। यानी कि अपर कास्ट को रिपीट जो किया गया है सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ से दी गई है और वहीं जेडीयू की तरफ से 3 दिया गया है। पिछड़ों, अति पिछड़ों में भी 11 जो है वो 16 में से आपको पिछड़ा और अति पिछड़ा जेडीयू ने दिया है, जबकि अगर देखें तो सबसे ज्यादा यादव जाति को बीजेपी ने दिया है और बीजेपी ने 3 यादव को दिए हैं, नित्यानंद राय, अशोक यादव और रामकृपाल यादव। ये 3 यादव है। इसके अलावा जितने भी है वो पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। जैसे आपको निषाद हो गए मुजफ्फरपुर से और प्रदीप सिंह हो गए अररिया से। तो ये सारे नाम जो हैं वो साफ दिख रहा है और महादलित से भी शिवेश राम को दिया गया है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अब तक जो 40 में से 33 सीटों का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान के पास जो 5 सीटें हैं, जिसमें से जो 3 सुरक्षित ही हैं, चाहे वो समस्तीपुर हो, हाजीपुर हो या फिर जमुई हो, तो ये 3 सीट तो आप मान लें कि सुरक्षित है, दलित या महादलित में से किसी को देंगे। अब 2 सीटें जो बच जाती है, खगड़िया और दूसरी खगड़िया के अलावा दूसरी सीट वैशाली है। तो वैशाली से क्या वो रिपीट करते हैं वीना सिंह को या कोई नया चेहरा लाते हैं या खगड़िया से किसी कुशवाहा को देते हैं, तो ये भी देखना होगा कि वो भी अपना समीकरण बना रहे हैं। बाकी उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ ही रहे हैं और जीतन राम मांझी गया से लड़ रहे हैं। तो कमोबेश 40 सीटों का आंकड़ा जो है
वो साफ हो गया है। इसमें अच्छी खासी संख्या अपर कास्ट को मिला है और वो भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है और यादवों को भी दिया गया है। 3 सीटें दी गई हैं। तो 17 में से आप देख लें कि 3 और 13 आप ये 10 सीटें, माफ कीजिएगा, 10 सीटें अपर कास्ट की, तो 10 और 3 13, तो ये हो गया। फिर बाकी बची 4 सीटें तो उसे अति पिछड़ी और पिछड़ा जाति के अलावा एक महादलित को दिया गया। तो संतुलन में देखा जाए तो जेडीयू का सबसे ज्यादा संतुलन दिख रहा है कि जेडीयू ने अपनी पार्टी से संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि गठबंधन जब होता है तो एक दूसरे के साथ वो तालमेल बिठा जाता है और वो तालमेल होता है लोकसभा क्षेत्रों के आधार पर कि जिसके बगल में कौन सी सीट है, जिसको देने से दूसरे कास्ट के जो लोग हैं जिनको नहीं मिला है वो उसके सीट पर चढ़ जाएं, उसके जो वोटर्स हैं, मतदाता, वो ये नहीं महसूस करें कि यहाँ अपर कास्ट है तो मेरा कास्ट का नहीं है। तो उस हिसाब से आसपास के क्षेत्रों को भी मिलाया जाता है और उस हिसाब से किया जाता है। तो ये माना जा सकता है कि ये कोशिश है रिपीट करने की, जो 40 में से 39 सीटें जो पिछले दफे मिली थी। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो उम्मीदवार के नाम जो घोषित किए गए हैं, जिसमें से कई नाम नए हैं, जैसे विवेक ठाकुर नवादा से लड़ रहे हैं, भूमिहार जाति से आते हैं और बताया जाता है कि भूमिहार जाति का वहां से दबदबा रहा है। इसके पहले भी जो चंदन सिंह वहां से सांसद थे वो भूमिहार से ही थे। तो इनको इस बार जो सीट मिली है एलजेपी आर से, यानी चिराग पासवान की पार्टी से, तो उसका कितना फायदा हो पाता है। 3 सांसदों का टिकट काट दिया गया, जिसमें सबसे बड़े कद्दावर नेता अश्वनी चौबे थे, उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है देखना होगा कि जो सीटें जो टिकट काटी गई है क्या वो बागी होते हैं, या कोशिश ये की गई है कि कोई ज्यादा बागी ना हो। किसी के मन में ये इच्छा अगर रही थी कि उन्हें टिकट मिले ना मिले तो कम से कम वो इस बात को लेकर संतोष कर लें कि किसी नए व्यक्ति को नहीं दिया गया, उनके किसी कंटेंडर को नहीं दिया गया। तो रिपीट करने की, जैसे उम्मीदवारों का नाम रिपीट हुआ है तो वैसे ही 39 सीटों पर रिपीट करने की इनकी कोशिश होगी। लेकिन एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या उम्मीदवारों के खिलाफ में अगर लोगों की नाराजगी है तो वो क्या मुद्दों की राजनीति या फिर से मोदी 400 पार की जो नारा दिया गया है वो क्या उस पर उन्हें लुभावना या उन्हें लुभा सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत दिलचस्प बात आपने कही और इसे हम नीरज से समझते हैं। नीरज, आपके सूत्र इसे लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जिन सीटों पर रिपीट नहीं किए गए हैं चेहरे, नए लोगों को मौका दिया गया है, पुरानों को साइड कर दिया गया है, तो ये क्या इस स्ट्रैटेजी को कैसे समझा जाए? क्या वहां पर फीडबैक अच्छा नहीं था, उम्र आड़े आ रही थी, या फिर सामने विपक्ष का कैंडिडेट उनसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था, या जातीय समीकरण गड़बड़ा रहा था? तीन कई फैक्टर होते हैं चुनाव में। केवल एक फैक्टर नहीं होता कि सामने वाला कैंडिडेट बहुत मजबूत है, बल्कि ये भी देखना होता है कि हमें जातिगत समीकरण सेट करने होते हैं। फिर आपकी एंटी इनकम्बेंसी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आपके देने से क्या फायदा होगा, ना देने से क्या फायदा होगा, इस बात का ध्यान। लेकिन इस लिस्ट में 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप शुरुआत करें आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने किरण रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उनको ज्वाइन कराया था हाल ही में, करीब 6 महीने पहले उनको टिकट दिया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भी और एक बड़ा चेहरा भी है, तो उनको वहां से टिकट दे दिया। इसके अलावा आप देखिए जगदीश शेट्टार जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, बेलगाम से उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान वो टिकट कटने से नाराज होकर वो कांग्रेस में चले गए थे, बाद में फिर भाजपा में शामिल हुए और अब देखिए उनको लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। इसी तरह आप देखें महिमा विश्वेश्वर सिंह राजसमंद से उनको टिकट दिया। विश्वेश्वर सिंह कौन है? उदयपुर राज घराने के जो राजा हैं अभी प्रेजेंट, और उनको विधानसभा का टिकट नाथद्वारा से भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उनकी संभवतः उनके परिवार से हैं, तो उनको टिकट दिया गया। कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो ये बताते हैं। जैसे अब देखिए, आप कहेंगे कि परिवारवाद का कैसे उसमें हो सकता है, तो विश्वेश्वर सिंह ऑलरेडी विधायक, उनकी जो है परिवार से ही टिकट दे दिया गया महिमा विश्वेश्वर सिंह को। तो ये एक चीज बताती है कि विनेबिलिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जितिन प्रसाद राज्य सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनको जो है पीलीभीत से सांसदी का चुनाव लड़ानी जा रही भारतीय जनता पार्टी। ये कहा जा रहा था कि शायद विधायक को चुनाव में न लड़ा जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि विनेबिलिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो टिकट काट के दिया जा रहा हो या जो है किसी नए चेहरे को लाया जा रहा हो। कंगना रनौत पिछले काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करती रही हैं और लगातार बॉलीवुड में झगड़ा करती रही हैं, भाजपा के सनातन के विचारधारा को आगे करती रही हैं। शिवसेना से इस बात के लिए लड़ गई कि
शिवसेना ने कई ऐसे मुद्दे पर बात की जिसमें उन्हें अच्छा नहीं लगा और सनातन के मुद्दे पर वो अड़ गई, हनुमान के मुद्दे पर अड़ गई, तो उनको टिकट मंडी से दिया। भाजपा ने कोशिश ये की है कि उन विचारधाराओं को भी समाहित करने की कोशिश की है जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं। ऐसे समय पर जब लोग उनके खिलाफ बोलते रहे और उन्होंने भाजपा का साथ दिया तो भाजपा ने उनका भी ख्याल रखा। वरुण गांधी को टिकट काट के इस बात का संदेश भी दिया है कि यदि आप चाहे कितने भी बड़े चेहरे हो, लेकिन अगर भाजपा में रहते हुए आप भाजपा की विचारधारा के विपरीत जाते हैं तो उस मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगी, फिर अपनी बात आप पूरी कर लीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जुड़ गए हैं क्योंकि उन्हें नवादा से उम्मीदवार भी बनाया गया है। उनसे बातचीत करते हैं। विवेक ठाकुर जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। बधाई आपको, 5वीं लिस्ट में आपके नाम का ऐलान, नवादा से उम्मीदवार बनाए गए आप। जी, और इसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं जो विश्वास व्यक्त किया उन्होंने। और नवादा भी जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, ये दायित्व जो मुझे दिया है उस यात्रा में नवादा को सम्मिलित करने के लिए इस पूरी जोर से मेहनत करूंगा कि इस सपने को साकार करें नवादा के माध्यम से। अभी आप राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन इस बार आपको चुनाव मैदान में नवादा से उतारा गया। कितना बड़ा चैलेंज जिसे आप देख रहे हैं बिहार से नवादा से उतारा जाना, क्योंकि इस बार लक्ष्य बड़ा रखा है बीजेपी ने अपने लिए, 400 पार। देखिए, जो देश में भाव है और पूरा भारत जो एक स्थिरता महसूस करता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसमें देश कहीं भी कोई चांस लेने को तैयार नहीं है और पुरजोर मेजॉरिटी फिर अब की बार 400 पार, यही भारत जो है पूरे दुनिया को दर्शाने वाला है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और नवादा इस बार उसमें अपने कमल को खिलाएगा, इसके लिए मैं आश्वस्त हूं और मैं आपको सुनिश्चित रूप से ये चीज मैं बता सकता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो बीजेपी की ये 5वीं लिस्ट जिसका इंतजार हो रहा था सामने आ चुकी है और उसमें आपने देखा कि 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।